हाँ कर दिए। कहाँ पहुंचे हैं? क्वेश्चन नंबर, तो 17वां क्वेश्चन कौन सा हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा? पाठ, अच्छा अभी नहीं पढ़ा, 16वां पढ़ा। 16वां कौन सा क्वेश्चन था? पाठाधारित कथाक्रम संयोजनम। ए पीछे बात नहीं, पाठ के आधार पर कथाक्रम का संयोजन। तो इसके लिए हम बता रहे थे आप लोगों को कि आप जो है 1 से 2 पाठ हैं, 3 पाठ है। पहली बात तो यह है कि पाठ को आप अच्छे से पढ़ना चाहिए, जरूर से उसको समझना चाहिए, उसकी कहानी हमें याद जैसी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा संबंध शब्दों से होना चाहिए, शब्द शैली से होना चाहिए, भाषा शैली से होना चाहिए। हिंदी में कथा आपने समझ ली, लेकिन शब्दों का पता नहीं है, आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ पता चल जाता तो हम अभी बता देते कौन सी पहली है कौन सी आखिरी है। इसमें दिक्कत होती है, तो इसलिए उसके आप जब कथा को समझे पढ़ें तो उसके पाठों को भी आप उससे शब्द से भी अपना संबंध बिठाएं। अगर ऐसा संयोग बना और ऐसा हुआ तो भले एक एक दिन की क्लास हम लोग एक एक पाठ को देंगे और उसको एक उसका हिंदी अनुवाद के सहित पढ़ेंगे, है ना, संस्कृत उसकी हिंदी, और उस कथा को हम ऐसे उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। गद्यांश भी क्लियर होगा, पद्यांश भी क्लियर होगा, नाट्यांश भी क्लियर होंगे। कोशिश कर से संधि, समास, प्रत्यय, अशुद्धि संशोधन और सारी चीज़ें उसमें से लेते चले जाएंगे। इसलिए पाठ जो नोटबुक होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सब चीज़ें उससे हमें मिलती हैं। तो अगर ऐसा संयोग बनेगा तो हम एक बार उसके हिसाब से भी चलेंगे। लेकिन जो कथाक्रम संयोजन की कुछ पाठों में लाइन दी हुई हैं, कोई 6वें प्रश्न में है, कोई 7वें प्रश्न में है, उनको एक बार आप सही क्रम से जमवा लीजिए, उनके हिंदी अर्थों को आप लिखवा लीजिए, है ना। हम यहीं से बता देंगे, सर बता देंगे आपको, है ना। सर तो वैसे बड़ा मेहनत करते हैं संस्कृत में, एकदम महान संस्कृतज्ञ हैं। भले संस्कृत उनका विषय नहीं है, लेकिन संस्कृत के वो विद्वान हैं, बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं, है ना। और ख़ास तौर सर का ये टारगेट है आपको, कहते हैं ना, देखो गुरु बहुत अच्छा होता है। गुरु दुनिया में केवल गुरु एक ऐसा होता है और कोई ऐसा नहीं है जो अपने से आगे शिष्य को देखना चाहता है। और कोई सब सोचेंगे कि मेरे से आगे ना बढ़ जाए, लेकिन गुरु एक ऐसा रहेगा, वो सोचता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़ जाए, है ना। तो एक बार सर राहुल सर के लिए तालियां आप लोग बजा दें। तो सर क्या है, अपनी इस एडिक्शन क्लास के थ्रू, सुनिए, आप लोगों को कहते हैं ना, एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपनी रात खराब करके आपका दिन बनाता है। रात रात भर तैयारियां करते हैं, है ना, मटेरियल एकत्रित करते हैं, बहुत कुछ करके कि आपको कठिन से कठिन चीज कैसे सरल के आपको दे दिया जाए। तो इसमें राहुल सर का बहुत बड़ा योगदान है और हम इसकी बड़ी उनकी बार बार प्रशंसा करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद के निश्चित रूप से पात्र हैं। तो आप लोगों अब आपको क्या करना है कि वो सर आपको वो चीज़ें बता देंगे कौन कौन सा क्रम संयोजन है, तो वो आप निर्धारित पाठों का कुछ कुछ चीज़ें हैं उसकी कर लीजिए। यदि आप ये कर ले रहे हैं, 4 पूछा जाना या 4 या 5 लाने देंगी, उनको सही क्रम जमाने में कितने नंबर मिलेंगे इससे? बस, तो 2 नंबर इससे आने हैं, तो इसको भी आप जरूर देखना। कथाक्रम संयोजन एक एक अंकों का महत्व है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो उन बूंदों को एकत्रित देखिए, हम कैसे देखने को होता है करे। घर के लोग कह देंगे 70 ही आए, अरे 60 नंबर ही मिले, अरे 70 में उनको लगेगा कि 5 कहाँ छूट गए। तो वही पता नहीं है कि एक एक अंग कैसे हम एकत्रित कर रहे हैं। तो इन सभी विषयों पर ध्यान जाता रहे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है इसमें, क्या है? वाच्य परिवर्तनम, वाच्य परिवर्तनम, ठीक है। तो अब इस वाच्य परिवर्तन को आपको ध्यान देना है। वाच्य परिवर्तन में भी जो थोड़े से पढ़ने में लापरवाहियां करते हैं उनको बड़ा डर होता है कि हे भगवान ये कैसे समझ लेगा, बाकी चीजें तो हम गद्यांश पद्यांश नाट्यांश में से उठा लेंगे, इसका क्या करेंगे, ये तो कहीं से मिलने वाला नहीं है, हमने मेहनत की नहीं, इसीलिए अभी समय है। तो इस बार एग्जाम बहुत जल्दी होने, पता है कब है एग्जाम?
फरवरी में, बहुत जल्दी हैं। तो आप वाच्य परिवर्तन को तो ध्यान से समझना है। वाच्य परिवर्तन की बड़ी सीधी सी ट्रिक है, और उस ट्रिक से आप 100% एकदम ऐसे सुपर डुपर बना के आएंगे कि ऐसा लगेगा परीक्षक को जो क्या कॉपी चेक करेंगे, करे वाह ये तो संस्कृत के बड़े मूर्धन्य विद्वान या विदुषी हैं, है ना, ऐसा उनको प्रतीत होगा। जबकि ऐसा नहीं है, आपने ट्रिक के साथ किया हुआ है। केसु तो ग्रामेशु तो केसु चपेट या तो कया, तो ऐसे करके किया है। लेकिन कहा जाता है कि सारंग इव सारभुक, भौरा जो होता है वो अपने सार को देखता है, उसको अन्य चीजों से मतलब नहीं होती। तो परीक्षा को उससे मतलब है कि आपने कितना बढ़िया लिखा, कैसे लिखा, कहां से लिखा, नो डाउट, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब वाच्य परिवर्तन में कितने वाच्य कितने होते हैं, कौन कौन से? भाववाच्य। वाच्य के विषय में किसी को क्या पता है? थोड़ा बहुत कुछ पता है क्या? हो तो बताइए। ठीक है, और कथन की जो विधा है, जो तरीके हैं उसको हैं। और क्या है वाच्य के विषय में, क्या जानते हैं बताओ? किमपि जानाति यह कोपि वदतु। चलो, तो वाच्य परिवर्तन एक तो आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहां आपको ध्यान देना है। पहला हम एक बार उदाहरण देखते हैं कर्तृवाच्य का, है ना। सर वो हमारा डस्टर किधर है? बात आई, हमारा 17वां क्वेश्चन है ना ये। सुनो, ये क्वेश्चन का जो क्रम है आप इसको जरूर नोट करके एक बार इसको, ये आपके माइंड सेट होना चाहिए, ब्लूप्रिंट, कि हमें कहां से क्या आना है। हमारा क्वेश्चन आपको पेपर पहले पता हो कि हमारा यहाँ से ये आना है, ढूंढा जाता है, फिर वहां की ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ कहाँ कौन सा क्या करना है। आप सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है बच्चों को कि ये पता नहीं होता कि इसमें करना क्या है। इधर इसमें करना क्या है, कर तो हम दें लेकिन करना क्या है, तो पहले से बना के चलो कि किसमें करना क्या है ना। वो चीज से क्लियर करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाच्य परिवर्तनम। तो अब देखिए आप, अब जैसे है रामः विद्यालयम क्या पठति नहीं होगा क्या, पिबती नहीं होगा, भ्रमति नहीं होगा, वदती नहीं होगा, लिखती नहीं होगा, कुछ भी होगा, लेकिन गच्छति इसलिए क्योंकि पहले सुना अधिक जाता है तो ऐसे कठिन नहीं लगेगा। अब यहां पर ये कौन से वाच्य का है? किस वाच्य का है? बट अभी किस वाच्य का है ये? किसका है ये? कर्तृवाच्य का। किसका है? कर्तृवाच्य का है। अब देखो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्म, कर्म में कौन सी विभक्ति रहती है? कर्ता ने है ना, कर्ता प्रथमा विभक्ति को होता है, इसलिए पहली विभक्ति जो है प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति का कर्ता होता है, कर्ता में होती प्रथमा विभक्ति, है ना। कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का। तो सबसे पहली चीज यह देख लीजिए आप कि यहाँ ये कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होगी। कर्ता में कौन सी होगी? ये कर्ता में प्रथमा आएगी, और तो क्या होगी? द्वितीय विभक्ति का होना है, और क्रिया कर्तानुसारणी, है ना। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। ये हमने कर्तृवाच्य में देख लिया। और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो समझ लोगे, भाववाच्य तो अपने से आ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होनी है ना। अब बस आवश्यक यहाँ यह है कि कर्तृवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है, और उस वाच्य के अनुसार हमको उसको परिवर्तन करना है। तो ये भी हम अभी इसको संक्षेप में एक एक दो उदाहरण के साथ देखेंगे, फिर डिटेल से इस पर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ तक आपको भी जाना है, और ये भी पूरी अंक योजना हमें 23 क्वेश्चन तक चलना है। तो आप अभी यहाँ देख लीजिए कि ये कर्तृवाच्य का है। पहले माइंड सेट कर लें, जब कर्ता में प्रथमा है, निश्चित कर्ता लग रहा है, कर्ता के अनुसार सब हो रहा है, तो कर्तृवाच्य। ठीक, समझ में आया?
अब इसी के आगे आपसे लिख देंगे, यहाँ पे लिखा होता है कि वाच्य परिवर्तन क्या है कि जैसा जो आपको निर्देश यथा निर्देशम है, निर्देशानुसारेण वाच्य परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार वाच्य परिवर्तन करिए। तो यहां आपको हो सकता है लिख दे कर्म वाच्य। तो आप यहां कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये तो है कर्तृवाच्य का, आगे लिखा है कर्मवाच्य। वो आपको डायरेक्शन दिया गया है कि इसको किस में करिए, किस में करना है, कर्मवाच्य में करना है। अब अगर कर्मवाच्य का लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कर्मवाच्य का लिखा है तो अगर ये लिखा है, ये कौन से वाच्य का है, ये कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है जी। बता दे रहे हैं, बिल्कुल बता देंगे, सारी चीज समझ में आएंगी, मजबूरी बस समझ में आएंगी, समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शांति के साथ देखिए। पहली बात दिमाग में शब्द बिठाइए कर्तृवाच्य। क्या बिठाना है, कर्ती में क र त दिख रहा है ना, क ये र ये त, कर्ता। तो कर्ता अगर है तो कर्ता में क्या रहेगी, प्रथमा विभक्ति, कर्ता आने का चिन्ह है न, और स्वरूप की विभक्ति है कर्ता, प्रथमा विभक्ति है, कर्तृवाच्य में प्रथम विभक्ति रहेगी। अगर यहाँ आपका जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है यदि उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो वो कर्तृवाच्य है। पहली चीज, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो वो कर्तृवाच्य है, बिल्कुल नो डाउट, कहीं से कोई हमें संशय नहीं, हम पहचाने कैसे, बिल्कुल पहचानने में संशय नहीं है। और यदि कर्ता में वहां पर प्रथमा विभक्ति नहीं है तो वो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य तो नहीं है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और कठिन लग रहा हो तो और सरलता से कहता हूं कि बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, आराम से जो शब्द लिखा है कर्म कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्ता यदि वहां में लग रहा है प्रथमा विभक्ति का, तो सिंपल बात कि वो कर्तृवाच्य का है। पहले वाच्य को पहचानना है, फिर उसके सामने उन्होंने दिया हुआ है कि इसको किस में परिवर्तन करना है, ये सामने का है जिसमें आपको बदलना है, और समस्या यही है। अच्छा एक और सुन लो, मत पहचानो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। अगर हम कह रहे हैं कि आप नहीं पहचान रहे हो, ये भी स्वीकार कर लिया कि नहीं जान रहे हो, तो जानने की जरूरत भी नहीं है। जानो तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन आपको हल करने के लिए जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, उसकी भी ट्रिक है कि यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां देखना है कि जो शब्द यहां लिखा हुआ है इसमें अशुद्धि संशोधन तो हमें ढूंढना नहीं है, इसमें कारक प्रत्यय संधि धातु या अव्यय तो ढूंढना नहीं है, वाच्य परिवर्तन कह रहा है हमें, नो डाउट हमें कुछ नहीं करना। अब ये देखो, हम जो सुनो जो बोलने जा रहे हैं, जो भी शब्द लिखा है उसमें दो चीजों पर ध्यान देना, पहला कर्ता पे ध्यान देना, क्रिया पे, और दूसरा क्रिया, अरे करने वाला होता है कर्ता, कर्ता और बहुत बड़े आपको सेंटेंस नहीं दिए जाते, बार बार फिर कह रहा हूं, बड़ा बड़ा वाक्य नहीं दिया जाएगा कि आपकी बुद्धि खो जाए, छोटे छोटे वाक्य दिए जाते हैं, है ना। अब क्या है कि यहाँ कर्ता और क्रिया दो का ही महत्व है, हमें वाच्य पता नहीं है कि कौन से वाच्य का है, हम भूल गए कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्या वाच्य है, का वाच्य है। यहाँ यदि कर्ता में ये हमें प्रथमा विभक्ति, अब प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तो हम पहले ऑलरेडी याद करते पढ़ते चले आई हैं, प्रथमा विभक्ति समझ जाएंगे, दो बिंदी रखी हुई टपाटप की है, अगर प्रथमा स्त्रीलिंग का है तो बड़ा डंडा लगा होगा, रमा होगा, है ना, या प्राय ऐसे ही रहेंगे। तो अब यहाँ पर रमा अगर ये है तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें वाच्य नहीं पहचानना है, सिंपल सी बात कि कर्ता में हमें शुरू में ही लगा देनी है तृतीया विभक्ति, कौन सा हो जाएगा, रामे, तृतीया विभक्ति में लगा देनी है, सीधी सी बात, में कुछ नहीं भूलना, हमें पहचानना ही नहीं है कि क्या है, तो रामे लगा देना है। विद्यालयम यही कॉपी कर दीजिए यहां पर, ठीक। अब यहां पर केवल है लास्ट की, इसलिए मैंने कर्ता कहा और क्रिया कहा। अब यहां पर केवल आपको क्या करना है कि
हम बोलते हैं गच्छति की जगह पर आपको यहाँ पर धातु, किसी ने कल मुझसे पूछा था कि सर कौन सी धातु हमें याद करनी है, आत्मनेपदी या परस्मैपदी। तो धातुएं तुमने पूछा था, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं पता है? धातु 3 होती हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और एक उभयपदी, है ना। जो आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो केवल आत्मनेपदी में चलती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो केवल परस्मैपदी में चलती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो आत्मनेपदी में भी होती हैं और परस्मैपदी में होती हैं। उन धातुओं को कहा जाता है उभयपदी, है ना, जो दोनों में रहेंगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आत्मनेपदी धातु का प्रयोग होता है। आप कहोगे अरे अब आत्मनेपदी धातु कौन याद करे, यहाँ एक धातु तो याद हो नहीं रही परस्मैपदी, और आत्मनेपदी में आपने और लगा दिया। तो यहाँ आत्मनेपदी धातुओं के शब्द फिक्स हैं। अभी मैं दो चार 10 आपको बता दूंगा। सिंपल सी बात कुछ नहीं, अगर गच्छति है तो यहां कर देना है आपको गम्यते। तो रामे विद्यालयम गम्यते, ये चेंज हो गया। ऐसा लिखा था आपने ऐसा कर दिया, भली आपको ये पता नहीं है कि ये अब ये कर्मवाच्य हो चुका है ना, या ये पहले कर्तृवाच्य था, दो ही पता नहीं था। आपने क्या किया, कर्ता में क्या किया, क्या किया कर्ता में, और कर्म वैसा ही के वैसा लिख दिया, और लास्ट क्रिया तो आप समझोगे ना, आना जाना चलना खालना घूमना जो भी है वो क्रियाएं हैं। तो उन क्रियाओं में लास्ट में जो क्रिया प्राय आप समझ जाओगे, पठती है, गच्छति है, बदती है, हंसती है कि लिखती है, उसको आप ऐसे गम्यते, ये हो गया, ये आपका वाच्य परिवर्तन हो गया। अब आप कहोगे सर आपने तो ऐसे कह दे वाच्य परिवर्तन हो गया, अभी तो हमें भी बड़ा दिक्कत लग रही, धातु कहाँ से करें क्या करें, और ये तो हुआ। अभी तक के लिए ये ऊपर का भूल जाओ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा। अब अगर हो सकता है शुरू में यहां से दे दिया मया गृहम गम्यते, है क्या दे दिया, मया गृहम गम्यते। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मया है, यहां 3 चीजें याद कर लेना। पहली चीज, ये यहां अहम है, अहम का तृतीयाम बनेगा मया, त्वम है, त्वम का बनेगा क्या, त्वया, है। इसके बाद में और ये स्त्रीलिंग के हिसाब से है, इसके बाद में आगे सह है, सहा है, तो सहा का क्या बनेगा, तेन, है ना, ठीक है। तो ध्यान दो, ये तो कौन सा हो गया, प्रथम पुरुष, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष, ये हो गया उत्तम पुरुष। ये 3 चीजें याद कर लेना, लिख लो, इनको नोट कर लो। अहम का मया, त्वया का त्वम का त्वया, और सह का तेन, ठीक है। इनको तृतीया विभक्ति में करने, ये कौन सी विभक्ति के हैं, ये कौन सी विभक्ति के हैं। अगर कठिन लगेगा तो एक बार वाच्य परिवर्तन और समझा देंगे, निश्चिंत रहो। बहुत सरल है वाच्य परिवर्तन, बहुत सीधा सा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी है। अब देखो ध्यान दो, यहां पर जैसे यहां पर लिखा हुआ था मया गृहम गम्यते। अब तुम्हें वाच्य नहीं पहचाना है तुमने, है ना, क्लियर है कि तुमने वाच्य नहीं पहचाना है। यहां उन्होंने डायरेक्शन भली कुछ भी दिया हो कि कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है, आपने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है। देख लिया कि यहां पर तृतीय विभक्ति का है, ये है तृतीय विभक्ति का। अब आपको क्या करना है यहां पर कि मया का क्या हो जाएगा, हमने जब कारक प्रथमा विभक्ति था यहां तो तृतीय विभक्ति कर दी, और तृतीय विभक्ति रहेगी तो प्रथमा कर देनी है। समझ में आया, तृतीय विभक्ति है तो क्या करना है, प्रथमा, और प्रथमा विभक्ति है तो क्या करना है, तृतीया। अगर इसकी हम आपको परिभाषाएं लिखवाने लगेंगे तो सर होगा भारी, थोड़ा पहले सरलता समझो, अगली क्लास में थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि समझाएंगे एक एक चीज को। अभी हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, और हम नहीं सोच रहे हैं कि आपका आपने कारक, आपने वाच्य पहचाना है, आपने कुछ नहीं किया। हम केवल आपको कह रहे हैं
कि कर्ता यदि प्रथमा का हो तो इसको कर देना तृतीया, और यदि कर्ता तृतीया का हो तो इसे कर देना है प्रथमा। बस प्रथमा को तृतीया और तृतीया को प्रथमा, इतना करो। धातु की ट्रिक हम आपको बता देंगे तो वहां कैसी है वो निर्धारित चलती है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मिटा दूं मैं, ये लिखा आपने, ये जरूर ध्यान दे लेना कि कर्ता को प्रथमा में, कर्ता अगर प्रथमा का है तो प्रथमा तृतीया में करना है, और तृतीया का है तो प्रथमा में करना है। ये बात केवल सीधी जान लीजिए अभी। अब देखो, अब हमने क्या लिखा था यहां पर, माया गृहम, क्या लिखा था? अब हमने माया को क्या कर दिया? अहम। और ये क्या है? गृहम, ऐसा ही का ऐसा है। और ये क्या हो जाएगा अब देखो गच्छति का हमने गम्यते किया था, अब गम्यते का क्या कर देंगे? गच्छति। ये हो गया वाच्य परिवर्तन। कोई आपको कुछ पता नहीं है, केवल शुरू में आपको देखना है कर्ता और क्रिया। अगर दे दिया अहम हम गच्छति तो इसका क्या कर दोगे? अहम को किस में ले आओगे? तृतीया में। क्या हो जाएगा? मया। गृहम वैसा के वैसा, गच्छति का गम्यते हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मवाच्य की कुछ क्रियाएं निश्चित हैं। ऐसे उसमें हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है धातु का। पठती है पठ्यते, गच्छति है गम्यते, लिखति है लिख्यते, क्रीड्यते वद्यते, उच्यते श्रूयते। निर्धारित हैं, 10 से 5 आपको दे दी जाएंगी, बस उतना थोड़ा सा परिवर्तन करना है और वो भी परिवर्तन हो जाएंगी। बस आपको शुरू में ध्यान देना है, कर्ता प्रथमा का है तो तृतीया लगा देनी है, और तृतीया है तो कौन सी लगा देनी है? प्रथमा। अब थोड़ा सा ध्यान एक चीज पे और दो, इसी में ही ये रुका है क्या? रुका है क्या? ये तो यहां पर आपको सुनो, ध्यान क्या देना है कि जब आप यहां बदलोगे, कारक बदलोगे, तो ध्यान देना केवल यहां और कि रामा यदि ये बहुवचन का है तो बहुवचन ही यहां पर बदलने में लगाना, रामई ही करना। फिर यहां पर क्या करोगे? रामई ही करना है, बहुवचन ही करना है परिवर्तन में। और रामई ही यदि लिखा हुआ है यहाँ बहुवचन, इसलिए कभी भी ध्यान दिया जाता है कि किस विभक्ति का है और किस वचन का है ना। बार बार हम ये चीज बोलते हैं कि कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, फिर कौन सी विभक्ति का है, प्रथमा द्वितीय तृतीया। अगर तृतीया के उसके अंदर फिर 3 वचन हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर वहां जाओ तब परिवर्तन करो। सीधा ये नहीं कि मतलब तुमने एक बार देख लिया कि यहाँ पर रामाह लगा हुआ है तो हम तो यहाँ आप तृतीया में करना है, सीधा रामायण कर दें। नहीं, यहाँ पे क्या किया जाएंगे, हम आराम से क्या करेंगे? राम का तृतीया में रामई होगा बहुवचन। रामः रामौ रामः लिखा है ना, तो अब यहाँ भी बहुवचन ही लगेगा, तो रामेण रामाभ्याम रामैः। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और वाच्य परिवर्तन यदि गड़बड़ी रहेगी तो एक दिन वाच्य परिवर्तन की पूरी क्लास ही आपको कराई जाएगी। बस यहाँ इतना से ध्यान रख लीजिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सुनो, आगे आया कौन सा क्वेश्चन नंबर 18। 18 पे क्या आया अब आपको? हैं? गद्यांश आ गया। अधोलिखिता नाम गद्यानासाम गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। तो अब ये हो गए गद्यांश आधारित, गद्यांश आधारित प्रश्न है ना।
तो ये गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे। तो अब ये गद्यांश और पद्यांश में क्या अंतर है? पंक्तियां छोटा होगा, ये डेफिनेशन होगी उसकी। सिंपल, हाँ, कविता जैसी जिसको गाया जा सके, जो तुकबंदी वगैरह जो होती है, पद्यमयी जो रचना होती है वो पद्यांश है ना। और जो एक कहानी जैसा होता है या एक पूरा नाटक होता है वो क्या कहलाता है? गद्यांश कहलाता है। तो यहाँ पर गद्यांश दिए होते हैं और गद्यांश भी अथवा में दिए होते हैं, है ना, और उसके प्रश्न नीचे दिए होते हैं। तो गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना तो बड़ा सरल है। अगर जिसको संस्कृत पढ़ने में समस्या हो रही है तो केवल इतना लाइन से लाइन मिला लो भैया, हैं कि यहाँ कहाँ गाँव में ऊपर बिंदी है तो चा में नीचे मात्रा है, तो ये हलंत है, ये ऊपर रुक गया, ये नीचे को मिला, और ऐसे करके वहाँ ढूंढ लो। सुनो, अब कई बार वहाँ क्या हो जाता है, कितने प्रश्न दिए जाते हैं गद्यांश में? अब यहाँ से सुनो, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से ये 3 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। 17 वाला ये 2 का ही है, ये 2 का ही है। 18 से ये 3 का है, ठीक है, ये 3 नंबर का है। और यहां पर हो सकता है 4 क्वेश्चन दे दें और केवल हो सकता है 3 ही दें। 4 देंगे तो 3 करना पड़ेगा, 3 दिए तो तीनों ही करना है ना। अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले 2 तो हो सकता है वो दे दे, गद्यांश 2 लाइन का दिया है तो 2 लाइन वो पढ़ करके हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें पाठ से संबंधित जो कहानी, जो किस्सा, जो गद्यांश जिस नाटक से दिया है वो पढ़ पढ़ के आप आराम से कर लेते हैं, प्रायः बच्चे कर लेते हैं, है ना। जो नहीं पढ़ते लिखते वो भी कर लेते हैं। लेकिन इनमें से कभी कभी परीक्षक क्या करता है, प्रश्न बनाने वाला, इसमें से जो 3rd नंबर या बीच में एक प्रश्न डाल देंगे व्याकरण संबंधित, कि किसी में विभक्ति पूछ लेंगे, एक कोई लाइन दे दी उसमें जो है पूछ लेंगे कि इसमें अव्यय युक्त पद कौन सा है, इसमें अव्यय कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसका विलोम पद कौन सा है, इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप उस समय धैर्य पूर्वक ये समझ लें कि वे पूछ क्या रहा है। अगर कोई शब्द यहाँ पर दिया हुआ था, अगर पाठ में सब लिखा हुआ है तो हम शब्द से शब्द मिला के आंसर दे रहे हैं। अगर नीचे कोई आ गया कि पठितुम इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, उपसर्गः अस्ति, कुछ प्रत्यय पूछ लिया तो अब पठितुम दे दिया, तो कई लोग पठितुम इत्यत्र, तो पठितुम को वो वहां मिलाते हैं और पठितुम जहां मिलेगा वो वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि वहां वो पूछ रहा था कि यहाँ प्रत्यय कौन सा है। या एक लिख दिया कि जलम एव जीवनम, कोई लाइन ऐसी आई तो इति वाक्ये अव्ययः अस्ति, अव्यय पूछ ले, तो जलम एव जीवनम ऊपर की लाइन पढ़ करके वो वहां जो आगे पीछे लिखा होगा उसके साथ लिख देंगे। तो ये धैर्य पूर्वक समझना है हमें कि वहां पर जो क्वेश्चन 2-3 में से है, क्या कोई व्याकरण संबंधित तो नहीं है, किसी का विलोम तो नहीं पूछ रहा है, किसी का पर्यायवाची तो नहीं पूछ रहा है, किसी का क्रियापद या कर्तापद तो नहीं पूछ रहा है ना। इस बात को जरूर से ध्यान देना है। अगर नहीं दिया तो बिल्कुल सरल सीधा सा 1 नंबर बिगड़ जाएगा। और आपकी व्याकरण तो इतनी अच्छी हो चुकी है, पहले से आपने प्रत्यय देके, संधि देके, समास देके, कि आप उसका आराम से कर दो। संधि हो सकता है कई पाठ में आ गया, राजपुरुषा आ गया, कहाँ से कहा, पीताम्बरा आ गया, कहाँ का है, यथाशक्ति आ गया कोई जगह शब्द, तो समास में कौन सा है, तो आप पता चल रहा है कि जानते थे लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, 1 नंबर गड़बड़ा गया। तो गद्यांश कौन से नंबर में पूछा जाएगा? 18वें नंबर में 3 नंबर का होगा। 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन में एक हो सकता है संभवतः व्याकरण संबंधित दे दें, अगर वो दे रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी बड़े सरलता से उसको पूरा करिए। संधि कई बार, क्योंकि इतना बड़ा है तो कई संधि युक्त शब्द भी होते हैं, तो हो सकता है संधि दे दे कि इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, कह संधि अस्ति, तो संधि हो सकता है पूछ ले। तो आपको हर स्थिति में तैयार रहना है हमें कि यहाँ हमसे कुछ एक व्याकरण संबंधित पूछा जा सकता है। यहाँ कोई भी एक प्रश्न व्याकरण संबंधित हो सकता है। यहाँ इस चीज को थोड़ा सा नोट करते रहना है। अब हम आए प्रश्न नंबर कौन से पे? 19।
19 नंबर का प्रश्न क्या होगा? हैं? पद्यांश आधारित प्रश्नाः। अब पद्यांश आधारित प्रश्न होने हैं तो पद्यांश में से 2 श्लोक आपके सुभाषतानी के मिल जाएंगे, है ना। मृगा मृगई से मिल जाए, पिबंती नद्या स्वयं नाम भा, और उसमें बहुत सारे श्लोक हैं। उन श्लोकों से संबंधित वो आपसे पूछ लेगा, और श्लोक संबंधित तो हो जाती है, एक लाइन जो है सीधी आपको समझ में आ जाएगी कि लाइनें लिखी हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान देना, एक क्वेश्चन उसमें भी कोई क्वेश्चन आपसे व्याकरण संबंधित संधि समास प्रत्यय कारक अव्यय ये कोई भी किसी प्रकार की चीज पूछी जा सकती है। तो वहां उस चीज के लिए एकदम रेडी रहना कि अगर यहां हमसे पूछ रहा है तो ये भी इधर उधर ना हो। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो यहाँ इस चीज के लिए पूरा एकदम रेडी रहना है कि पद्यांश उसमें भी 2 दिए जाएंगे श्लोक, उन 2 में से आप देख लीजिए सरल कौन सा लग रहा है। और कोई सरल श्लोक लगा और आपको वो याद है और आपने उसको स्वीकार कर लिया कि अरे ये तो हमें श्लोक याद है, हम कर लेंगे। एक बार दोनों में से ध्यान देना चाहिए कि किसके प्रश्न इससे मैच कर रहे हैं, हम दोनों में ढूंढ किसके लें। लिख लिया, हमें पता चला एक का हमसे अब एक बन ही नहीं रहा है, तो उस समय कुछ भी कर दिए। तो पहले तीनों को देख लो और देख करके मैच कर लो क्या किसी के मिल रहे हैं, यदि मिल रहे हैं तो उसको स्वीकार कर लो। हो सकता है तुमने कोई ऐसा पद्यांश का श्लोक हो, तुमने वो नहीं पढ़ा, याद नहीं है, लेकिन तुम्हें उसको पढ़ करके आ रहा है और उसमें हो सकता है व्याकरण संबंध नहीं भी पूछा, या पूछा है तो तुम्हें वो पता है, संधि समास तुम्हें आता है, तो वो वाला लेकर के उसमें से लिखो। लेकिन पहले दोनों का चयन कर लो, दोनों को देख लो, दोनों के प्रश्नों को देख लो और उत्तर को ढूंढ लो। यदि मिल रहा है तो उन दोनों में से वो चयन करके लिखो। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां आपको सपोर्ट करेंगे क्या? पीछे की व्याकरण भी सपोर्ट कर सकती है कि यहां से कुछ कहीं से कुछ पूछा बताया जाए तो इन दोनों का आपस में यहां से आधे प्रश्न से आधे प्रश्न का संबंध रहेगा, तो कोई चीज इधर उधर आपसे हो सकती है। अब कौन सा प्रश्न आया? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा नाट्यांश आधारित प्रश्न। ये कितने नंबर का होगा? ये भी 3 नंबर का है। गद्यांश और नाट्यांश में क्या फर्क है? बिल्कुल, नाटक में क्या रहेंगे? प्रायः संवाद होगा। जैसे आपका संवाद वाला एक नाटक कौन सा है? शिशुलालनम है। शिशुलालनम में संवाद है, राम है, कुशलभ है, विदूषक है, तो उसमें दे दिया कि उसमें लाइनें दे दी कि ये किसने किससे कहा, यहाँ कौन का संवाद हो रहा है, एक लाइन दे दी ये किसने किससे कहा, तो वहाँ थोड़ा सा आप उसको समझ के चलिएगा कि यहाँ बात किसकी कही जा रही है और कौन कह रहा है, या किससे कह रहा है, या किसने ये किससे किससे पूछा, ऐसा करके वो यहाँ इससे नाट्यांश संबंध है। तो में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि किसका संवाद है, या ये लाइन किसने कही, या ये लाइन किससे कही, या ये लाइन किसने पूछी, या ये लाइन प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऐसे प्रश्न थोड़ा उससे रहेंगे, लेकिन वो चीज़ें आप धैर्यपूर्वक यदि आप देखेंगे वो बड़े ही आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है? तो नाट्यांश से संबंधित भी आपके 1-2 नाट्यांश बिल्कुल निर्धारित हैं, उनको देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, उनमें से 3 प्रश्न ये कर देने हैं। अब आया कौन सा प्रश्न? कौन सा आया? 21वां। 21वां में क्या है? अपठित गद्यांश होगा ये। अपठित मतलब जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं था वो। और ये अपठित गद्यांश जो होता है बहुत सरल होता है, इसकी संस्कृत बहुत सरल होती है, पाठ की तो बड़ी कठिन रहती है, वो बड़ी ही सरल संस्कृत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि ये 4 नंबर का होता है अपठित गद्यांश, है ना, 4 नंबर का होगा और उसमें क्वेश्चन भी 4 होंगे और चारों ही आपको हल करने होंगे, है ना, 4 होंगे, चारों ही करने, भले 3 रहे 4 रहे 3 करो, लेकिन 3 ही प्रायः देते हैं।
इसमें 4 हैं और चारों ही आपको करने हैं। और ये इसमें निश्चित है कि एक आपसे व्याकरण संबंधित पूछा ही जाएगा, क्योंकि अपठित है, कहीं से भी लिया गया। अब आपके इसमें पूरा आपसे, आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपकी कैसी तैयारी है, क्या आप बिना पढ़े लिखी भाषा को समझ रहे हैं, क्या उससे व्याकरण आप हल कर सकते हैं, क्या आप क्वेश्चंस को हल, वो तो अभी आपने पढ़ा है तो ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये परीक्षा से परीक्षा हो रही है, तो यहाँ से वो पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ बहुत अच्छे से तैयार रहना। और ये बहुत सरल होता है, तो इसीलिए यहाँ से रहना। और ये 4 नंबर को होता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से कितने प्रश्न हो गए आपके? कौन सा प्रश्न हो गया ये? 21 प्रश्न आपके यहाँ तक तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद में आप आएंगे प्रश्न नंबर 22। तो 22 नंबर के प्रश्न में क्या आएगा? क्या आएगा? पत्र लेखनम, पत्र लेखन आना है। तो पत्र लेखन जो है किस किस का आता है? एक तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? तो एक तो आना ही आना है, अवकाश के लिए तो होना ही होना है, निश्चित है। इसके बाद में एक शुल्क मुक्त्यर्थम आ जाए, या विवाहित के लिए आ जाए, या अपने पिता को कोई बात सूचित करने के लिए आ जाए, कोई भी हो, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना, अवकाश का एक तैयार कर ही लेना है। यदि उसमें निर्धार ऐसा बताया जा रहा है कि दिनद्वय से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, या दिनत्रय से अवकाशार्थम, या द्विदिन से अवकाशार्थम, या पंचदिन से अवकाशार्थम, तो आप दिन दर्शा सकते हैं। दिन दर्शाना ही है विषय वस्तु। विषय में यह निश्चित डाला जाएगा कि द्विदिन से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अगर वहां दिया जा रहा है। अगर उन्हें दीजिए केवल अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखा तो विषय में केवल यही होगा कि अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, या अवकाश प्राप्त पत्रम, है ना, या अवकाश प्राप्त प्रार्थना पत्रम, तो वहां केवल अवकाश दर्शाया जाएगा। फिर भली अंदर का जो मैटर है वहां आप दिन दर्शा दें, दिनांक दर्शा दें, तारीख दर्शा दें, चाहे ना दर्शाएं, केवलम सामान्य महोदयम सविनम निवेदनम अस्ति, अहम 10वीं कक्षा छात्रा या छात्रा जो भी है, तो अस्मि एवंच अद्य अहम ज्वर पीड़ितोस्मि, या शिरोवेदना पीड़ितोस्मि, या आवश्यक कार्येण अद्य गृहम उपलक्ष्य अस्ति, महोत्सव अस्ति, अद्य अहम विद्या आगंतुम न शक्नोमि, अस्मात् एव अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। जरूरी नहीं है कि ज्वर पीड़ित हो आप, अवकाश चाहिए है, कोई ज्वर पीड़ित तो वहां कहा नहीं जा रहा है। शिरोवेदनया पीड़ितोस्मि बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। मम गृहे आवश्यक कार्यम अस्ति, अस्मात् एव अवकाशम स्वीकुरोतु, है ना। या अद्य मम भगिन्याः जन्मोत्सवम अस्ति, मेरी बहन का जन्मोत्सव, भ्रातायाः जन्मोत्सवम अस्ति, मम गृहे आवश्यक कार्यम अस्ति। अवकाश चाहिए है, कारण हम कोई भी दर्शा सकते हैं। हम 2 से 3 आपको यहाँ कारण लिखवाएंगे। एक दिन प्रार्थना पत्र हमको अच्छे समझा के लिखवाना है, और आप बिल्कुल चेंज करके लिखना। लगने वाले लगे कि नहीं इसकी सर में दर्द भी नहीं है ना पेट में दर्द है ना, ये ऑलरेडी सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। और बिल्कुल आप बदल के लिखना, एक छोटी सी लाइन है, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जैसा दुनियादारी फला ठिका लिखा हुआ वो लिखो। वो बहुत सरल, बहुत सीधा, बहुत कम शब्दों में, बहुत छोटा नॉर्मल सा आपसे यहाँ बतवाएंगे। 2 से 3 फॉर्मेट में आपको बना देंगे, वो आप बिल्कुल और समझ ऐसे जाओगे कि आप निश्चित आंख बंद करके लिख दोगे, है ना। तो प्रार्थना पत्र लिखवाएंगे, तो प्रार्थना पत्र लेखन में कितने नंबर का आना है? और ये यहाँ से नंबर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। विषय में गड़बड़ी मत करना। नीचे जो है, नीचे अपने जो डिटेल्स डालनी होती है वो वहां गड़बड़ मत करना। आप कौन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, या कोई थर्ड जेंडर हो, वहां उसको वहां ये यहाँ पता चलता है आपकी पढ़ाई वो कि आपने एक्चुअली में पढ़ा हुआ है। भवत्याः आज्ञाकारिणी शिष्याः, या भवतः आज्ञाकारिणी शिष्यः, हाँ, वहां आपका उन शब्दों में पता होनी चाहिए कि स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। खास तौर से ये बहुत दिक्कत हो जाती है कि पत्र लेखन में उन्होंने व्याकरण वीथी से देखा कि व्याकरण वीथी में दिया है, या नेट पे सर्च किया और जिस स्कूल का है वही स्कूल डाल दिया कि केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, और वही सीधा बदल दिया। तो वहां कम से कम नकल अकल के साथ कर लें कि वहां अपना बदल दें।
कई बार तो लोग ऐसा कर देते हैं, ऐसा ऐसा आप लोग नहीं करेंगे कि बगल वाले सुनने एप्लीकेशन लिखवा ली, उसने अपना नाम डाला था और उसका ही नाम डाल करके उन्होंने दे आए लिखा है। तो ऐसा चीजें हमें नहीं करनी है। पत्र लेखन को बराबर तरीके से अच्छे से समझना है और इसमें बहुत ध्यान देना है कि हमारी लेखनी शुद्ध हो। अन्य जगह में लेखनी हो सकता है ज्यादा ध्यान ना दें, पत्र लेखन में आपके शब्दों का जो शुद्धिकरण है, कहाँ अस्मि लगाना है, कहाँ अस्थि लगाना है, ये चीज का बड़ा गड़बड़ करते हैं। अहम नवम कक्षा या दसम कक्षा छात्रा अस्ति, क्योंकि लगना है अस्मि, आज जरूर पीड़ितो अस्ति अस्मि, क्या तो इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो इसमें नहीं करनी, एक दिन हम बताएंगे, पत्र लेखन बताएंगे आपको अच्छे से, और उसमें आप बहुत बढ़िया, वो सीधा, बहुत सरल सा, वो अच्छे से इसमें आप आराम से कर लो। अब इसके बाद में आया निबंध। निबंध लेखनम कितने नंबर का? ये बात कौन सा आता है प्रायः? संस्कृत भाषा का महत्व या पर्यावरणम, दो चीजें दो तैयार करना। संस्कृत भाषा महत्व तो आता ही है, लेकिन नहीं आया, आता है दुनिया में 100% सब चीज नहीं है, नहीं आया, इसलिए पर्यावरण का भी करो, ध्यान दो। निबंध लेखन भी, बात नहीं करो पीछे, निबंध लेखन में आप लोग, हम आपको एक दिन निबंध लेखन तैयार यहां करवाएंगे, है ना। निबंध लेखन तैयार ऐसे करवाएंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कक्षा अच्छे से अटेंड करेंगे, अपनी बुद्धि मन मस्तिष्क खोल के बैठेंगे, है ना, घर जाने की जल्दी नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। और हम छोटी छोटी लाइनें लिख पाएंगे, पॉइंट बना के लिख पाएंगे। फिर वहां जरूर आप लिखो तो पॉइंट डाल के मत लिखना, सीधे सीधे लिखते चले जाना, लेकिन आप पॉइंट के साथ दिखाएंगे और प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ पता होगा। भाषा शैली हम प्रयोग पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि सरल और सीधी हो, जो आप शब्दों के साथ समझ सकें, है ना। तो उनके साथ लिखवाएंगे और वो दोनों तैयार कर लेंगे, 10-10 लाइनें लिखवा देंगे छोटी छोटी, और वो निबंध उसमें सारा सार गर्भित होंगी। उनमें पूरे भली कम रहेगा, लेकिन गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाएगा कि कम शब्दों में हम विशेष बात को कहें, है ना। और वो अगर ऐसी अच्छे से अच्छी शब्द शैली लिखी हुई है, पूरी महत्वपूर्ण बात कही हुई है, तो जांचने वाला को मतलब नहीं है कि तुम 50 लाइनें पेज भर के लिखो, है ना। 120 शब्द लगभग होंगे तो आपका परिपूर्ण है, और इतने शब्द उसमें आराम से हो जाएंगे इतनी लाइनों में, ठीक है। तो ये आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन निश्चित रूप से ये करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। अगर इन सब में अभी पहले क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। कोई बात, कोई शब्द, कोई प्रश्न, कोई वस्तु कि सर हमें ये समझ में नहीं आया,